बिहार बोर्ड क्लास 10 की परीक्षा शुरू ही होने को है और 2 महीने लगभग बचे हुए होंगे। तो पहले चैप्टर से लेकर के पूरा हिंदी का सिलेबस मैं ख़त्म करूँगा इसमें। तो इसमें पहला जो पाठ है हमारा उसको पढ़ लेंगे। तो आज भीमराव अंबेडकर का पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ से आप या तो सुन सकते हैं या फिर देख करके भी पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसको मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा जिस पर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ प्रश्न जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखने को मिलेंगे उसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, अर्थात वो एक पढ़े लिखे थे अपने समय के, अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए, मतलब इंग्लैंड गए। तो उन्हें जो प्रोत्साहन राशि मिली थी उसके मदद से बड़ौदा नरेश जो दिए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए न्यूयॉर्क, अमेरिका जाकर। फिर वहाँ से वो लंदन गए पढ़ाई पूरी करने के लिए और उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ाया और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने अपने खुद के विचारों को भी स्थापित किया समाज के क्षेत्र में और जो अभी तक जाना जाता है, अभी तक महत्वपूर्ण है समाज के लिए। समाज के कई निचले तबके के लोगों को बाहर निकालने में उन्होंने मदद किया। उनको वो चूँकि महार जाति के थे तो उन्हें संस्कृत आदि पौराणिक वेद ग्रंथ आदि पढ़ने का अनुमति नहीं था, तो वो अनुवाद के जरिए पढ़े थे और वही एक अपने समुदाय से निकले हुए प्रथम व्यक्ति थे जो विदेश जाकर के पढ़ाई किए थे। सब मिलाकर वे इतिहास के मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। मतलब वो मीमांसक बने, ठीक है, और इकोनॉमी अर्थशास्त्र में भी उन्होंने हिस्सा लिया, समाज को सुधारने में मदद किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया और दर्शन पर भी अपने विचार रखे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में उन्होंने कुछ समय वकालत किया, वकील का काम किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने स्त्री जिनकी स्थिति बहुत दयनीय थी तत्कालीन समय में और अछूत जिन्हें छुआछूत से के जरिए भेदभाव किया जाता था और मजदूर जो निचले तबके के थे उनको अधिकार दिलाने में और उनको सम्मान दिलाने में के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूले के सिद्धांतों पर उन्होंने अपने चिंतन का विषय रखा और रचनात्मक ढंग से कार्य किया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने संविधान लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकनिष्ठ अपना समर्पण दिया। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। ये याद रखने वाली बात है कि दिसंबर 1956 में उनका निधन हुआ और 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ। कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ और एक दलित परिवार से वो आते थे। अब उनके कृतियों के बारे में देखते हैं। तो बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, उन्होंने जाति व्यवस्था पे लिखा। तो ये याद रखने वाली बात है कि कास्ट मतलब जाति होता है। तो जब भी आए एग्ज़ाम में, परीक्षा में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कास्ट्स
मतलब जातिवाद से प्रताड़ना उनको मिली थी, तो इन्होंने जातिवाद पे किताब लिखा और किस तरह से जातिवाद भारत में काम करता है उस पर इन्होंने लिखा। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए काम किया था, तो डेवलपमेंट पर भी उनकी पुस्तक हुई। द अनस्टेबल हु आर दे, ये सब जो पुस्तकें हैं उन्होंने लिखा। हु आर शूद्राज, शूद्रों के बारे में लिखा उन्होंने। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इन सब के बारे में, मतलब बुद्ध से रिलेटेड, जातिवाद से रिलेटेड जो पुस्तकें लिखी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंडर में है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो यहाँ से आपको ध्यान में रहेगा। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, विचार भाषा के आधार पे जो विचार थे, जो स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, जो हिंदू महिलाएं थीं उनके राइज और फॉल मतलब जो विकास था और जो उनके सम्मान में गिरावट थी उनके बारे में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर कास्ट आया तो कास्ट के बारे में उन्होंने लिखा है, तो ये याद करना आसान होगा। द कास्ट्स इन इंडिया, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, द अनस्टेबल एंड हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, ये सब जो पुस्तकें हैं सारी अंग्रेजी में है, इसलिए इनके नाम भी इस तरह से हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो उनका जो संपूर्ण वाङ्मय था, जो उनकी जीवन की स्थितियाँ थी उन और जो उन्होंने भाषण दिया था, उनसे कई तरह के जो पुस्तक, जो कहानी, जो निबंध लिखे गए वो प्रस्तुत हैं। तो यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है। ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। मतलब इन्होंने, अब किसने रूपांतरण किया तो ललई सिंह, याद रखेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर, ललई सिंह, ओके। तो ललई सिंह किससे लिया गया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। पाठ का नाम जिस तरह से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे हम याद रखेंगे। एनिहिलेशन का मतलब होता है किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं थी, किस तरह से वो कार्य करते थे, किस तरह से उनको सताया जाता था, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय, अब ये वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1936 में। ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका, ठीक है। तो यह भाषण जो है जाति पाति तोरक मंडल से है और ये नहीं, मतलब बोला नहीं जा पाया गया था, लेकिन ये फिर भी क्रांतिकारी एक भाषण है। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, मतलब बाद में उसी भाषण को जो वहाँ बोलने वाले थे लाहौर में 1936 में, उसको पुस्तक में लिख दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो श्रम विभाजन, जो कार्य को बांट करके जाति में बदल दिया गया था, समाज में बदल दिया गया है, अभी भी समाज में देखने को मिलता है कि काम के आधार पर उनकी जाति बांटी गई है। तो मध्य युग में जो स्थिति थी, मध्य युग में और संस्कारों के रूप में बरकरार जो जाति प्रथा थी, मानवीयता और नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक न्याय, प्रकृति ने किसी मनुष्य को जाति से नहीं विभाजित किया है, तो उस हिसाब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज में सद्भाव लाने की दृष्टि से विचार करते थे। सब समाज के लोग एक साथ रहें। जाति प्रथा में विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़
पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्था या कर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। अब जो आगे आने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो इस बात को समझेंगे, इसलिए इस निबंध को कक्षा 10 के जो विषय है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें जोड़ा गया है। तो इसको हम इस विषय को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा यहाँ तक हमारा परिचय। जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी होगी। अगर आप 1-1 घंटे की क्लास करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर कहीं जाएंगे तो यहाँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अच्छे से आप समझ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, इसलिए आप सुन सकते हैं, इसको ज़्यादा आसान होगा पढ़ने में। अब देखते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है वो क्या कहता है। तो उस भाषण में वो कैसे शुरू करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब जाति प्रथा से याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महार जाति के थे, उन्हें मध्यकाल में उस समय में उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और उन्हें बहुत सारी चीज़ें सहना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ा था। तो उसी पर उन्होंने अपने भाषण, अपने विचार और कुल मिलाकर के समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अन्य पुस्तकें लिखे। ये सारी चीज़ें समझने योग्य हैं और जब भी प्रश्न आए तो उत्तर देना आसान होगा। यह विडंबना की बात है, पाठ शुरू करते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी, वो उस टाइम कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जो जातिवाद को मानते हैं उस वैसे लोगों की कमी नहीं है, कहते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो इसके मानने वाले हैं वो समर्थन करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि लोग जो समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जाति प्रथा इसलिए है क्योंकि श्रम को, कार्य को बांटना अत्यंत आवश्यक था एक सुदृढ़ समाज के लिए। तो ये ठीक है, किंतु इसको जाति में बांट करके और निश्चित कर देना ये अनुचित है। तो कहते हैं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कहने का अर्थ है कि श्रम विभाजन ठीक है, किंतु हमें अपने श्रम को बदलने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निश्चित कर दें और वही रहे, तो ये अनुचित हो जाता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। भारत में जो जाति प्रथा में देखने को मिलता है, इस जाति प्रथा में सबसे बुरी बात हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो भारत में जो स्थिति है कि जो कार्य करता है धोबी का और जो कार्य करता है पढ़ाने का, वो दोनों कार्य कर रहे हैं और ये भली भांति जानते हैं कपड़े धोने वाला जो व्यक्ति होगा वो नीच जाति का होगा इस समाज के अनुसार, और जो पढ़ाने शिक्षा ज्ञान देने वाला जो जाति होगा वो उच्च वर्ग का होगा। किंतु दोनों को एक दूसरे के कार्य के बिना उसका जीवन चलाना असंभव है। तो फिर यहाँ पे ऊंच नीच क्यों करार देना? अगर कपड़े धोने वाला व्यक्ति या फिर जो अनाज उगाने वाला व्यक्ति है वो अनाज ना उगाए तो उच्च वर्ग को खाने तक का भोजन नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे ऊंच नीच क्यों है? इस बात पे वो गंभीर रूप से विचार करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है। फिर आगे वो कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, अगर जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन ही है,
तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक रूप से विभाजित कर दिया गया है कि चलो आप आज ये कार्य कर रहे हैं तो कल आप बदल सकते हैं अपने कार्य को, ये नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रुचि के हिसाब से अपने कार्य को बदल सकते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। वो अपने कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, किंतु हिंदू जाति व्यवस्था या फिर भारत में जो जाति व्यवस्था पूरी तरीके से व्याप्त है, उस जाति व्यवस्था में कभी किसी को स्वयं से अपने कार्य को चुनने का अधिकार नहीं था। तो स्थिति ऐसी थी कि जो जिसमें जन्म ले लिया वो उसी कार्य को करेगा, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये जो कर देने का ऐसे कि व्यवस्थित कर देना है, जन्म से ही उसके कार्य को निश्चित कर देना, ये उसके लिए भी अनुचित है और समाज के उत्थान में भी काफ़ी अवरोधक सिद्ध होगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा जो है वो पेशा जो कार्य है वो पूरी तरीके से दूषित है, पूरी तरीके से बेकार है और पूर्व में निर्धारित कर देती है। किंतु यहीं तक नहीं जाति प्रथा सीमित होती है, बल्कि वो पूरे जीवन निर्धारण की और वो पूरे जीवन तक किसी व्यक्ति को अपने जाति के कार्य से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या फिर अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे क्यों न मर जाए, लेकिन वो उसे नहीं इजाज़त देती है बाहर निकलने की। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये होता है, स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य को कभी ज़्यादा पैसों की कभी कम पैसों की ज़रूरत होती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो और इसके लिए वो भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें वो पारंगत क्यों ना हो। ये जो उदाहरण है ये काफ़ी बेहतर है जाति प्रथा के पर कटाक्ष करने के लिए कि जाति प्रथा जो है व्यवस्था वो किसी भी व्यक्ति को इसका इजाज़त नहीं देती है जो कार्य कर सके, भले ही वो उसमें कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो, वो कितना भी अच्छे से क्यों ना उस कार्य को करता हो, उसे वो कार्य करने की इजाज़त नहीं होती है जो उसके जन्म से उसके पैतृक पेशा के विरुद्ध हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण अभी भी बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। भले ही जाति प्रथा को कई व्यक्ति इस बात से समर्थन करते हों कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक जरिया है और ये उपयुक्त है, तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा दोषों से ग्रसित है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं कर रहता। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है मनुष्य के स्वयं की स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उससे जन्म से निर्धारित कर दिया जाता है ज़बरदस्ती। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि, खुद की रुचि जो खुद की भावना होती है का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले तो कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है किंतु वो उस जाति में नहीं जन्म लिया है जिस जाति में डॉक्टर बनने की अनुमति होती है, तो वो जो अपना रुचिपूर्ण कार्य है उसको कार्य को छोड़ करके वो एक इंजीनियर बन जाएगा।
और उसके जाति में इंजीनियर बनना अलाउड है, तो वो इंजीनियर बनेगा तो वो इंजीनियरिंग में अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा और इससे देश की जो स्थिति है कभी सुधरेगी नहीं और गरीबी और उत्पीड़न में भागीदारी होगी। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने, मतलब टाल मटोल लोग करने लगेंगे अगर उनको रुचि नहीं होगी, कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये साधारण सी बात है कि अगर किसी कार्य में आपको रुचि नहीं है तो आप उस कार्य को सही ढंग से नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? वहाँ पे कोई भी कुशलता प्राप्त नहीं होगी। जहाँ दिमाग नहीं लगे, दिल ना लगे, तो फिर क्या ही फायदा उस कार्य को करने का। अतः यह बिना विवाद के निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, यह सिद्ध हो रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा काफ़ी हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। थोड़ा सा भाषा कठिन है, इसलिए मैं साधारण से भाषा में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो आत्मशक्ति कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को जाति प्रथा जो है रुचिपूर्ण कार्य से करने से रोकती है, इसलिए उनकी प्रेरणा भी कम होती है और वो अस्वाभाविक नियमों में उसे जकड़ लेती है। जो कार्य उसके लिए नहीं है फिर भी उसे करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं बंधा बंधा महसूस करेगा और कोई भी काम ठीक से नहीं करेगा, तो बिजनेस भी नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, देश की स्थिति भी नीचे चली जाएगी। अब मैं समस्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। क्रिएटिविटी, कोई व्यक्ति अपने कार्य में किस तरह से नयापन ला पाता है, इसको रचनात्मक पहलू बोला जाता है। मेरे द्वारा जाति प्रथा को आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रश्न स्वयं से करते हैं, स्वयं से ये बताते हैं कि आप लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि चलिए ठीक है, आप इस सब के विरुद्ध हैं, किंतु ये बताइए कि आपके हिसाब से जाति प्रथा ना हो करके एक आदर्श समाज को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो मेरा उत्तर यह होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। अर्थात स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र हो, समता यानी सब बराबर हो, भ्रातृत्व अर्थात सब भाई भाई हों, सब एक दूसरे से मिलकर जुल करके रहते हों। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? वो प्रश्न करते हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। कहने का अर्थ है कि जो निचली तबके के जो लोग हैं और जो उचले तबके के लोग हैं, उन दोनों को किसी भी योजना का लाभ, किसी भी नए चीज़ों का लाभ एक बराबर रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग ज़्यादा लाभ उठा रहा है और निचले वर्ग को कुछ नहीं। ऐसे समाज में बहुविध, बहुत सारे ज्ञानी हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन का व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। दूध पानी की तरह, अर्थात दूध में जब पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता पानी कौन सा है और दूध कौन सा है। इस तरह के भाईचारे होने चाहिए। कोई उच्च नहीं होना चाहिए, कोई नीच नहीं होना चाहिए, सब समता की दृष्टि से देखे जाने चाहिए। सबको स्वतंत्रता होना चाहिए और सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। कहने का अर्थ है कि एक समाज दूसरे समाज से व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से या फिर जैसे भी हो, एक दूसरे से अपनी रीतियों का, अपने नियमों को साझा करे, एक साथ जीवन यापन करे और एक दूसरे की सहायता करके जीवन को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और स्वयं को सुदृढ़ और मजबूत करने का प्रयास करें। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, अर्थात अपने साथियों के साथ सभी व्यक्ति, कोई किसी को हीन भावना से ना देखे और कोई किसी को
हे दृष्टि से ना देखें। तो कुल मिलाकर के ये पाठ इस पर आधारित था और इसके प्रश्न हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जो हैं विडंबना की बात कर रहे हैं कि ऐसी विडंबना है उनको, इस पाठ में प्रथम लाइन में ही देख सकते हैं प्रथम कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस समय और उस समय की बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि लोग आधुनिक युग में जीने लगे थे, फिर भी लोग जातिवाद से कभी बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो उसी विडंबना की बात करते हैं कि अभी भी इस आधुनिक युग के होने के बावजूद भी लोग उसी में फंसे हुए हैं, उसी जातिवाद में फंसे हुए हैं और अभी भी जातिवाद के समर्थक बहुत सारे लोग हैं। जबकि जाति से ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी आधुनिक युग में पैसों की है, धन की है। धन को इकट्ठा करना, धन कमाना और स्वयं को कुशल बनाना किसी कार्य को करने के लिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा महत्वपूर्ण है। विडंबना का स्वरूप यह है कि विडंबना जो है व्यक्ति की मतलब विचारधारा समय के साथ नहीं बदल रही है और समय इतना आधुनिक हो गया है और पूरे विश्व में कितने सारे आधुनिक चीज़ों का, आधुनिक मशीनों का आविष्कार हो रहा है, नए नए सिद्धांतों का आविष्कार हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, फिर भी इस देश में व्यक्ति अभी जाति प्रथा, जातिवाद और श्रम विभाजन के पीछे पड़ा हुआ है। और ये भी तर्कपूर्ण बात नहीं है कि व्यक्ति जातिवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मैं हिंट दूंगा, बाकी आप पाठ को सुन करके अपने से प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या हो तो मैं प्रश्नों का भी एक श्रेणी बनाऊंगा। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि जातिवाद जो है श्रम विभाजन का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे श्रम को बांटा जा सकता है और एक सभ्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पोषकों जो मानते हैं जातिवाद को वो कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो जातिवाद के लिए जो तर्क दिए गए उस पर प्रमुख आपत्तियां यही हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, श्रम विभाजन तो अच्छी बात है, किंतु श्रमिकों का विभाजन नहीं होना चाहिए। और जाति प्रथा में ये एक बहुत बड़ी कुरीति या फिर विशेषता है कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर कि किस जाति में वो जन्म लिया है उसी आधार पर उसके पेशे को पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे कि उसके कौशल विकास रुक जाती है और बाद में भी उसे अपने पेशे को बदलने की अनुमति नहीं होती है। चौथा प्रश्न है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप जाति नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप से होती तो सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता होता, क्योंकि नैसर्गिक रूप से प्रकृति कभी भी मनुष्य को अलग अलग बना करके और अलग अलग पेशे को निर्धारित करके नहीं जन्म देती है। प्रकृति स्वाभाविक रूप से सबको स्वतंत्रता देती है। तो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बांधने का कार्य होता है। समाज द्वारा व्यक्ति को एक ही पेशे में जीवन भर के लिए बांध दिया जाता है। ये सब हिंट है, आगे आप देख करके अपने प्रश्नों का उत्तर दें। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा से व्यक्ति अपने पेशे को पहले ही निर्धारित कर चुका होता है और वो उस पेशे से बाहर नहीं निकल सकता है। और कुल मिलाकर के ये है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति का, उस क्षेत्र के लिए लोग स्किल्ड नहीं हैं, लोग कुशल नहीं हैं, उस कार्य को करने की उनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि उनको सीखने का कभी मौका नहीं दिया गया। तो जो अच्छे जानकार लोग हैं वो जाति प्रथा के आधार पर उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो कुशल हैं वो जाति में बंधे हैं और जो
स्वतंत्र हैं वो कुशल नहीं हैं, तो इस तरह से बेरोजगारी व्याप्त है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। और इसलिए मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा व्यक्ति को इस तरह बांध देता है कि वो कार्य को ना स्वयं के स्वतंत्रता से कर पाता है, ना स्वयं के रुचि से कर पाता है, और अरुचिपूर्ण किया गया कार्य व्यक्ति के लिए काफ़ी कठिन होता है और वो गरीबी से भी बहुत ज़्यादा बदतर होता है कि वो स्वयं के एक ही कार्य में पूरे जीवन को यापन कर देना, कभी भी किसी कार्य को एक्सप्लोर नहीं करना, ये सारी चीज़ें। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने जो पाठ में जाति प्रथा को हानिकारक इसलिए कहा है क्योंकि वो व्यक्ति को बांधता है और जन्म से पूर्व ही उसके पेशे को निर्धारित कर देता है, पेशा को बदलने नहीं देता है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन करता है, किंतु श्रम के साथ श्रमिकों का भी विभाजन करता है, और ऊंच नीच ये जो व्याप्त होती है समाज में, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति को लिए स्वीकार करना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यकता थी? स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये तीन चीज़ें एक सच्चे लोकतंत्र, आदर्श समाज के लिए विशेषताओं को बताया। तो ये सारे प्रश्न थे जो मैंने बताया। बाकी प्रश्न, विडंबना का अर्थ होता है, उपहास किया गया है यहाँ पे विडंबना को लेकर के। तो ये सारी जो प्रश्न हैं इसको भी मैं करा दूंगा अगर ये पहले पाठ ख़त्म हो जाए। फिलहाल इसको खुद स्वयं से करने का प्रयास करिएगा। मिलेंगे अगले पाठ में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।